चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा था औसत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। सीधे बैठो बिल्कुल। हम लोग आज पढ़ेंगे ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है। इस नियम को आप लोग जानते हो, अच्छी तरह जानते हो कि सीमांत उपयोगिता बढ़ती है कि घटती है। जब आप किसी वस्तु का निरंतर उपभोग करते हैं, बार बार उपभोग करते हैं, तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती है कि बढ़ती है? घटती है। तो सीमांत उपयोगिता जो घटती है इसी को बोला जाता है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। इसी को हम लोग थोड़ा जो है विधिवत तरीके से, थोड़ा विस्तृत तरीके से समझेंगे कि ये जो है घटती क्यों है, कैसे घटती है, किस तरीके से घटती है और घटते हुए कहाँ तक जाती है, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि ये जो नियम, इस नियम को सबसे पहले किसने दिया था, बाद में इस नियम को किसने अपना लिया। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, जो ह्रासमान शब्द है इसका मतलब होता है घटना, किसी चीज का लगातार घटना। ह्रासमान मतलब क्या होता है? घटना। यहाँ पे सीमांत उपयोगिता वो क्या होगी? घटे। हम उसी को जो है समझेंगे कि कैसे वो घट रही है। लाइट थोड़ा सा बंद कर लीजिए। चलिए देखिए क्या लिखा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको मैं कह सकते हैं घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम भी कह सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछे कि घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है, तो इसका मतलब वही है जो यहाँ पे लिखा है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। आइए थोड़ा इस नियम को देखते हैं, नियम क्या कहता है। मैंने यहाँ पे लिखा है जब किसी वस्तु की मानक इकाइयों का अधिक से अधिक उपभोग किया जाता है। यहाँ पे लिखा है निरंतर उपभोग किया जाता है। आगे बताएंगे कि निरंतर शब्द क्यों लिया गया है। किसी भी वस्तु का जब हम क्या करते हैं, अधिक से अधिक उसका निरंतर उपभोग करते हैं। निरंतर मतलब लगातार, ठीक है। किसी भी वस्तु का जब हम क्या करते हैं, लगातार उपभोग करते हैं, तो सीमांत उपयोगिता क्या हमको मिलती है? वो लगातार घटती जाती है। उसी को तो लिखा गया है। तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती है। पहली इकाई से जो है आपको जितनी सीमांत उपयोगिता मिलेगी, उसके बाद जब दूसरी इकाई का उपभोग करेंगे तो उससे सीमांत उपयोगिता क्या मिलेगी? कम मिलेगी। तीसरे से और कम मिलेगी, चौथे से, और वो लगातार घटती जाती है। यहाँ पर सीमांत को मैंने बताया था, इसमें आपको एक शब्द जोड़ना, अतिरिक्त। किसी भी वस्तु की जब आप अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो लगातार घटती जाती है। इसी को तो बोला जाता है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। किसी भी वस्तु की जो है जब आप अधिक से अधिक उपभोग करेंगे तो उस वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है लगातार क्या होती है? घटती जाती है। ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा है, यह सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के संबंध में होता है। ये सभी वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में होता है, चाहे वस्तु का उपभोग करें चाहे आप सेवाओं का उपभोग करें। ये बताइए आप यहाँ पर किसका उपभोग कर रहे हैं? आप सेवाओं का। पहला पीरियड पढ़े होंगे तो उस टाइम जोश होश कुछ और रहा होगा, एनर्जी कुछ और रही होगी। दूसरा पढ़े होंगे तो पहले से थोड़ा कम होगा। तीसरा होगा तो कुछ और कम होंगे। और हमारे क्लास में आते आते क्या होते हैं, और थक जाते हैं। यानी क्या है, टीचर जो पढ़ा रहा है उससे जो आपको संतुष्टि जो मिल रही है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, हमारे क्लास में आते थे और कम हो जाती है। भागने की फिराक में रहते हैं, कुछ लोग सो जाते हैं, है ना। ये तो शुक्र मनाइए कि बीच में एक लंच हो जाता है आधे घंटे का, जिसमें ब्रेक मिल जाता है, थोड़ा सा आपको कुछ आराम मिल जाता है। और व्यक्ति को जब आराम मिलता है, थोड़ा समय मिलता है, तो फिर से जो है यूटिलिटी जो उपयोगिता फिर से बढ़ जाती है। यहाँ पे जो निरंतर लिखा है ना, जब हम निरंतर उपभोग करेंगे तब घटता है। अगर निरंतर के बीच में ब्रेक आ गया तो उसके बाद जो है फिर से आपकी उपयोगिता जो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो हमको जो निरंतर उपभोग करना है, ब्रेक नहीं लेना है। ठीक है। आगे इसे संतुष्टि का आधारभूत एवं सार्वभौमिक नियम कहते हैं। एक तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, दूसरा नाम है घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम। तीसरा नियम क्या है इसका? तीसरा नाम क्या है? संतुष्टि का आधारभूत एवं सार्वभौमिक नियम इसे बोलते हैं। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, जो हमेशा सत्य है। भाई ये तो सत्य बात है ना। किसी भी वस्तु का जब हम लगातार उपभोग करेंगे तो उससे मिलने वाली उपयोगिता लगातार क्या होगी? घटेगी। आपको सुबह एक मोबाइल मिल गई, बड़ी खुश हुई। 1 घंटे बाद फिर एक नई मोबाइल मिल गई, फिर 2 घंटे बाद फिर और मोबाइल मिल गई। सुबह से लेकर शाम तक नई मोबाइल आपको मिलती जाएगी तो क्या होगा? आपको उससे मिलने वाली संतुष्टि क्या होगी? आपकी घटती जाएगी। किसी भी वस्तु का जब आपके पास स्टॉक बढ़ता जाएगा लगातार, तो उससे मिलने वाली जो संतुष्टि वो क्या होगी? घटती जाएगी। तो आप अच्छी तरह जानते हैं।
भोजन भी करते हैं तो शुरू में जब आप भूखे रहते हैं खाना अच्छा लगता है, खाते 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 जाते एक ऐसी स्थिति आती है जब लगता है कि आप खाना नहीं खाना चाहिए, एकदम चरम स्थिति पहुंच जाते हैं, एकदम संतुलन में आ जाते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पे तो सार्वभौमिक सत्य है ना, इस चीज को हम अच्छी तरह से महसूस करते हैं। तो इसी जो बोला जाता है, ये जो लॉ ऑफ फंडामेंटल एंड यूनिवर्सल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी इसे बोलते हैं इंग्लिश में से। हिंदी में सब याद रखिएगा, संतुष्टि का आधारभूत एवं सार्वभौमिक नियम क्या है, ये भी पूछा जाता है। संतुष्टि का आधारभूत एवं सार्वभौमिक नियम क्या है, यही है जो ऊपर आपने लिखा है, जो मैंने लिखा है ना। तो कई तरीके से पूछ सकता है, विकल्प भी दे सकता है। निम्न में से किसे संतुष्टि का आधारभूत एवं सार्वभौमिक नियम कहा जाता है? पहला विकल्प ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, दूसरा विकल्प घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम, तीसरा विकल्प गोसेन का प्रथम नियम, चौथा उपरोक्त सभी। अभी गोसेन का प्रथम नियम तो नहीं आया है, वो भी इसी में आता है, इसके कई नाम है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा चौथा। क्यों होगा अभी बताएंगे। देखो, इस नियम का सर्वप्रथम उल्लेख ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री गोसेन ने किया था। इस नियम का उल्लेख किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया का अर्थशास्त्री है, अगर ये शब्द भूल जा रहा है तो गोसेन याद रखना। इस नियम का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? गोसेन ने किया था। बाद में जो मार्शल महोदय जो है जब अपना ये नियम बनाते हैं, ये उपयोगिता विश्लेषण की जब व्याख्या करते हैं तो इसके नियम को अपनी व्याख्या में शामिल कर लेते हैं और उसको अलग नाम देते हैं ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, ठीक है। तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का जो नियम है इसे मार्शल ने दिया था। लेकिन जब बात करेंगे कि गोसेन का प्रथम नियम क्या है, गोसेन का प्रथम नियम वही है जो मार्शल का ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम है। दोनों नियम का मतलब एक ही है। एक अर्थशास्त्री जो पहले दे दिया था, दूसरे अर्थशास्त्री ने क्या किया, उसी के नियम की व्याख्या करके उसमें जो इन्होंने उसके नाम को बदल दिया प्रकार से। उसका था गोसेन का प्रथम नियम, इन्होंने दे दिया ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। दोनों नियम एक ही व्याख्या करते हैं कि किसी भी वस्तु का जब हम निरंतर उपभोग करते हैं तो उस वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो लगातार क्या होती है, घटती जाती है। यह जो सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है। इसलिए हमें यहाँ क्या लिखा है, इसलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। अब देखो कई नाम, पहला नाम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, दूसरा घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम, तीसरा संतुष्टि का आधारभूत एवं सार्वभौमिक नियम, चौथा गोसेन का प्रथम नियम। ये चारों नियम का व्याख्या एक ही है और चारों नियम यही कहते हैं किसी भी वस्तु का जब आप निरंतर उपभोग करेंगे तो उस वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है। इसी एक लाइन की व्याख्या को जो है 100 लाइन में लिखना है, बड़ा चढ़ा के लिखना है, घुमा फिरा के लिखना है। एक होता है ना तरीका कपड़े पहनने का, किसी औरत को जो एक साड़ी एक ब्लाउज पेटीकोट बना देती है और किसी औरत को दुल्हन बनाइए, तो एक दुल्हन बनाना बड़ा अंतर आ जाता है ना। उसको विभिन्न तरीके से सजाइए, जो उसके बालों को सजाइए, उसका मेकअप कीजिए, तरह तरह के कपड़े पहनाइए, तो उसको सजाना एक अलग तरीका हो जाता है। एक विद्यार्थी या एक व्यक्ति जो पैंट शर्ट पहन लेता है, लेकिन पैंट शर्ट के साथ जब थोड़ा सा मेकअप कर लेता है, थोड़ा बाल कटवा लेता है, कुछ परफ्यूम्स लगा लेता है, बालों को झाड़ लेता है, कुछ पाउडर क्रीम लगा लेता है, तब कुछ और दिखता है ना। कहने का मतलब क्या है, किसी चीज को जब आप सजाएंगे तो वो और अच्छा दिखेगा। इसी तरह जब आप कुछ लिखते हैं, अब लिखने के भी कई तरीके होते हैं। एक सिंपल तरीके से लिखिए, एक थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, थोड़ा सजा के, कलरफुल ब्लैक पेन ब्लू पेन कुछ डायग्राम कुछ चित्र बना के बढ़िया से लिखेंगे तो और अच्छा दिखेगा ना। आप अलंकार पढ़ते हैं तो अलंकार शब्दों की शोभा को बढ़ाने का काम किया जाता है ना, तो उस अलंकार का प्रयोग अपनी लेखनी में कीजिए ना। थोड़ा सब चीजों की ऐसे लिखिए, देखने में अच्छा भी लगे और समझ में लोगों को आ जाए। नियम बस एक लाइन का नियम है, लेकिन ये एक लाइन के नियम को मैंने क्या है पूरे बोर्ड में लिखा हुआ है। ये नियम सबसे पहले किसने दिया था, इस नियम की और क्या क्या नाम है। अब थोड़ा जो इस नियम की थोड़ा सा व्याख्या करेंगे सारणी और ग्राफ के माध्यम से, जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने कल की क्लास में किया था। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल दूसरा ले, हालांकि एग्जाम्पल हम पहला एग्जाम्पल ले सकते थे, लेकिन हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चाहते तो उसी एग्जाम्पल से काम हो जाता। बाद में मार्शल ने इसे अपने ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम की व्याख्या करने में शामिल कर लिया था, ठीक है। तो यह पूछा जाता है कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम को क्या कहा जाता है। गोसेन का प्रथम नियम, गोसेन का द्वितीय नियम, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, उत्पादन संभावना वक्र का नियम, क्या कहा जाता है? गोसेन का प्रथम नियम। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम को संतुष्टि का आधारभूत एवं सार्वभौमिक नियम भी कहा जाता है, ठीक है।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नियम की व्याख्या करते हैं, ठीक है। नियम की व्याख्या करते हैं। देखिए इसको बढ़ा के इसलिए लिखा गया है, कभी कभी 3 नंबर में पूछ लिया जाता है कि हरासमान सीमांत उपयुक्तता नियम क्या है। जब 3 नंबर में पूछेगा तो केवल नियम लिख दीजिएगा और किसने दिया था उसका नाम लिख दीजिएगा, गोसेन का और मार्शल का। लेकिन जब दे देता है कि 5 नंबर 7 नंबर में दीर्घोत्तरी में दे देता है, तब आपको बढ़ा के लिखना होगा ना। ऐसी स्थिति में आपको सारणी और ग्राफ का सहारा लेना पड़ेगा, ताकि एक पेज उधर भरे तो एक पेज इससे भर जाए। तो किसी चीज के बारे में पढ़ो तो थोड़ा ज्यादा पढ़ो कि अगर वो दीर्घोत्तरी में पूछता है तो हम दीर्घोत्तरी में उसका आंसर लिख सके। अगर आप तो लघुत्तरी में पूछ देता है एक लाइन लिखने के लिए, तो हम एक लाइन में भी लिख सके। एक लाइन में पूछेगा तो बस केवल नियम लिख देंगे, है ना। देखो हरासमान सीमांत उपयुक्तता के नियम की व्याख्या को हम निम्न सारणी और ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ तो समझना है, थोड़ा दिमाग लगाएं तो रखने की कोई जरूरत है नहीं। हम यहाँ पर लेते हैं आइसक्रीम की इकाइयां लेते हैं और सीमांत उपयुक्तता लेते हैं, 2 ही लेते हैं, आइसक्रीम और सीमांत उपयुक्तता लेते हैं। जैसा कि मैंने उधर बर्गर लिया था और सीमांत उपयुक्तता लिया था और पूर्व उपयुक्तता लिया था। यहाँ पर हम 2 ही लेते हैं क्योंकि हमको यू की केवल व्याख्या करनी है ना। जब हम पहला आइसक्रीम खाते हैं, पहले आइसक्रीम का जब उपभोग करते हैं, तो उससे जो हमको अतिरिक्त जो सीमांत उपयुक्तता मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 20 मिल रही है। निरंतर यानी उसके एक आइसक्रीम खाने के बाद जब तुरंत दूसरा आइसक्रीम आप खाएंगे, तो जब दूसरा आइसक्रीम खाएंगे तो इससे जो आपको सीमांत उपयुक्तता मिलेगी पहले से अधिक मिलेगी, कम मिलेगी? कम मिलेगी। जाहिर सी बात है, ये मनोवैज्ञानिक नियम कहता है कि भाई जब हम पहले से हमारा कुछ पेट भर गया, आप खाएंगे तो उससे संतुष्टि थोड़ी कम मिलेगी। मान लीजिए दूसरा जब दूसरी इकाई का हमने उपभोग किया, अब जो सीमांत उपयुक्तता मिल रही है कितनी मिल रही है? 16 मिल रही है। फिर 2 आइसक्रीम खाने के बाद हम तीसरा जब आइसक्रीम खाएंगे, अब उससे कितना मिल रहा है? 10 मिल रहा है। जब हम चौथा खा रहे हैं तो उससे क्या मिल रहा है? 4। तो यहाँ पर देख रहे सीमांत उपयुक्तता क्या हो लगातार घट रही है। और यहाँ पर देखिए उपभोग की इकाइयां लगातार बढ़ रही है। जब किसी भी वस्तु की जो है आप उसकी जो निरंतर इकाइयों का लगातार उपभोग करते हैं, किसी वस्तु की जब आप अधिक से अधिक मात्रा का उपभोग करते हैं, आपने 1 आइसक्रीम खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, तो मात्रा तो बढ़ रही है ना। जब उपभोग की मात्रा जो क्या है बढ़ती जाती है, निरंतर आप आगे बढ़ते जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो सीमांत उपयुक्तता है वो लगातार घटती जाती है। 5वीं स्थिति जब आपने 5वां आइसक्रीम खाया तो उपयुक्तता कितनी मिली? 0। और ये वही स्थिति है जब आपका पेट पूरी तरह से क्या जाता है? भर जाता है। जब आप भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन करते हैं, मान लीजिए आप खा रहे हैं मुर्गा और लिट्टी खा रहे हैं, तो उसकी भी एक स्थिति होती है ना, पाला लिट्टी खाएंगे, कुछ मुर्गा खाएंगे, लेकिन खाते 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 ऐसी स्थिति आएगी जब आपको लगेगा कि आप खाना क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। जब आपको लगता है कि पेट पूरी तरह से भर गया है, आप पूरी तरह से क्या हो गया है? संतुष्ट हो चुके हैं। उस मुर्गे और लिट्टी के सेवन से जो आपको उपयुक्तता जितनी मिल रही थी अब सब कुछ मिल चुकी है, अब ज्यादा खाएंगे तो अब क्या होगा? अब उल्टा होगा, है ना। जब आदमी का पूरी तरह से आदमी का पूरा पेट भर जाता है, वो तृप्त हो जाता है, तो हम कहते हैं कि उपभोक्ता पूरी तरह से संतुलन में आ गया है ना। तो यहाँ देखो इसको बोलेंगे पूर्ण तृप्ति का बिंदु बोलेंगे इसे, कि इस स्थिति में उपभोक्ता पूरी तरह से क्या हो गया? तृप्त हो गया, उसका पेट पूरी तरह से भर गया है। ये 5वीं इकाई का उपभोग से। अब 6वीं इकाई का वो उपभोग करेगा तो आप उसके साथ उल्टा होगा। अब उसको सीमांत उपयुक्तता नहीं मिलेगी, बल्कि क्या होगा? अब उससे अनुपयुक्तता मिलेगी। अब उसे लगेगा कि आइसक्रीम बहुत बेकार है, बड़ी 3rd क्लास की आइसक्रीम है, कोई स्वाद नहीं आ रहा, बल्कि जैसे लग रहा है कि अब उल्टी हो जाएगी। भाई जब 5 आइसक्रीम एक साथ डकार जाओगे तो उसके बाद 6वीं आइसक्रीम खाने से क्या अच्छा लगेगी? नहीं लगेगी। आप किसी भी चीज का जब आप सेवन करते हैं, खाते पीते हैं, तो एक ऐसी स्थिति आती है ना जब आपको लगता है कि अब हम पूरी तरह से तृप्त हो चुके हैं, हमारा पेट भर चुका है, तो वही स्थिति है। उस टाइम आपकी सीमांत उपयुक्तता क्या होती है? 0 रहती है। उस वस्तु के उपभोग से जो आपको सीमांत उपयुक्तता मिलने वाली थी अब वो हो गई है 0। और जब सीमांत उपयुक्तता 0 होती है तो कुल उपयुक्तता क्या होती है? अधिकतम हो जाती है। क्या होती है? अधिकतम होनी चाहिए। आपको अधिकतम उपयुक्तता मिल चुकी है, आप उससे कम नहीं होना चाहेंगे, आप उसी पर रुक जाते हैं। आप बताओ 5वीं इकाई के उपभोग से कुल उपयुक्तता कितनी मिल रही है? कोई बताएगा? 5 इकाई उपभोग करने के बाद कुल उपयुक्तता कितनी मिल रही है? सीमांत उपयुक्तता 0 मिल रही है। हम पूछ रहे हैं कुल उपयुक्तता कितनी मिल रही है? कुल उपयुक्तता सभी सीमांत उपयुक्तताओं का योगफल होती है। हमने 5 इकाई तक उपभोग किया है ना, तो 5 इकाई तक सभी सीमांत उपयुक्तताओं को जोड़ दो ना, कितना रहा? 20, 36, 10, 50।
तो यहाँ पे कुल उपयोगिता कितनी है? 50 है। सीमांत उपयोगिता कितनी है? 0 है। हालांकि हम कुल उपयोगिता की बात नहीं कर रहे, इसलिए उसका कॉलम नहीं बना है। ठीक है, लेकिन तुमको पता होना चाहिए ना कि जब यहाँ पे जो है सीमांत उपयोगिता 0 होगी तो यहाँ पे कुल उपयोगिता क्या होगी। हो सकता है एग्जाम यही साइड उठा के दे दे और पूछ दे कि जो 5वीं इकाई से कुल कितनी उपयोगिता मिल रही है, तब तो आपको उसको हल करना होगा ना, आपको जोड़ना होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमको करना क्या है। ठीक है, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग ग्राफ द्वारा समझेंगे। ठीक है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ये अक्ष तो हमने आइसक्रीम को ले लिया है और वाई अक्ष पे जो हमने सीमांत उपयोगिता को ले लिया है। आइसक्रीम चूंकि हमने 6 इकाई को उपभोग किया है तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया है। जो 12 के बच्चे हैं आरो वाले ले लिए, अच्छा बाकी बच्चे जाएंगे। ठीक है, और जो सीमांत उपयोगिता को हमने वाई अक्ष पे लिया है। अब इसको समझिए आप लोग, इधर देखो, 1 है 20 है। अब इसको दर्शाइए। देखो, एक आइसक्रीम है, 20 सीमांत उपयोगिता है। तो देखो, एक आइसक्रीम यहाँ पर आएगा और सीमांत उपयोगिता कहाँ है? यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बिंदु मिलेगा, हम इसको नाम देंगे ए। 2 है, फिर 16 है। 2 आइसक्रीम यहाँ पे है, 16 कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे एक बिंदु मिला, इसे क्या मिलता है? बी। फिर 3 है, 10 है। 3 यहाँ पे है और 10 यहाँ पे है। ये सब काम आप ऑलरेडी किए क्लास 11 में। ठीक है, 4 है, उधर 4 है, तो 4 हमारा यहाँ का और इधर 4 यहाँ पे है। फिर क्या है? 5 और 0 है, 5 आइसक्रीम। तो 5 आइसक्रीम हमारी यहाँ हो गई और 0 सीमांत उपयोगिता। 0 सीमांत उपयोगिता के लिए हम इधर आएंगे ना, तो देखो 0 यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे मिला, ये बिंदु मिला। अब 6 और -6, -6 क्या? अब एक्स के नीचे आएंगे ना, तो 0 से नीचे आएंगे -2, -4, -6। यहाँ पे क्या? -6 है ना, तो 6 यहाँ पे नीचे आएंगे ये, और इधर -6 यहाँ पे, यहाँ पे आएंगे ये 6 और -6 को दर्शाएंगे ना। तो एक बिंदु मिला है, यह हुआ, सबको मिला देते हैं। सबको क्या करते हैं? मिला देते हैं। सबको मिलाएंगे तो इस रेखा का कोई नाम होगा। इस रेखा का क्या नाम है? ये यमयू वक्र है ना, यमयू वक्र। ये हो गया सीमांत उपयोगिता वक्र बन गया, जो बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिर रही है, जिसकी ढाल ऋणात्मक है। इसे कल आप लोग पढ़े थे। अब इसकी व्याख्या देख लो, क्या लिखा है? सारी हम ग्राफ से स्पष्ट है कि आइसक्रीम की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए सीमांत उपयोगिता घट रही है। देख लो, आइसक्रीम की प्रत्येक अगली इकाई, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की जैसे उपभोग कर रहे हैं तो सीमांत उपयोगिता लगातार क्या हो रही है? घट रही है। आप अपने शब्दों में ले सकते हैं, जब हम आइसक्रीम की जब प्रत्येक अगली इकाई के उपभोग कर रहे हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती है, घट रही है। वही मैंने लिखा है, जिन्हें चित्र में क्रमशः ए बी सी डी ए बिंदु से दिखाया गया है। अगर आप इसको समझो, ये ए बिंदु है, इसको ऐसे मिला था, हो गया। ये बी बिंदु है, इसको ऐसे मिला था। ये सी बिंदु है? ये हमारा क्या? बी बिंदु है, इसको ऐसे मिला दो। आप देखो, ये हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा अगर कॉलम करोगे तो ये पूरा, ये क्या है? ये पूरा 20 है। इस सीमांत कितनी है? 20 है। इस वाला अगर हिस्से को कॉलम करोगे तो ये पूरा ऐसा कितना है? 16 है। पूरा जो आयत वाला ऐसा है। अगर इस वाले हिस्से को क्लियर रंगों में कितना है? 10 है। लगातार घट रहा है ना। अगर इस हिस्से को कॉलम करोगे तो ये कितना है? 4। और यहाँ पर आकर तो पूरा 0 हो गया, तो कोई बात बन ही नहीं रहा है ना। तो देखो, लगातार घट रहा है ना। तो ये लिखा गया है, जिन्हें चित्र में क्रम से ABCD बिंदु द्वारा दर्शाया गया है। आगे क्या लिखा है? 5वीं इकाई पर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। देख लो, 5वीं इकाई क्या है? 0। यहाँ पे देख लो, 5वीं इकाई यहाँ पे क्या हो गया है? 0 हो गया है। जहां उपभोक्ता पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त कर लेता है। किसी भी वस्तु का जब आप लगातार उपभोग करेंगे तो एक ऐसी स्थिति मिलेगी ना, जब आप पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? संतुष्ट हो जाएंगे, फिर उसका उपभोग करना बंद कर देंगे। मोबाइल चलाते चलाते थक जाते, फिर लगता है कि बंद कर देते हैं, अब सोना चाहिए। अब ज्यादा करेंगे तो आंखें खराब हो सकती है, नींद खराब हो सकती है, चैन खराब हो सकता है ना। मतलब आप उच्चतम स्थिति को प्राप्त हो गए ना। चलिए आगे, 6ठी इकाई पर उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, अभी लिखना आप लोग, थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं। मान्यता देख लेते हैं। ठीक है, मान्यता बहुत जरूरी है। ये नियम अगर बनाया गया तो इसके साथ कुछ शर्तें, कुछ कंडीशन भी होंगी। कोई भी जो नियम दिया जाता है तो उसके साथ मान्यताएं आ जाती हैं। जैसे सपोज करो, ऐसे मैंने लिखा है, वस्तुओं का उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए।
इसका मतलब यह है कि जब आप एक रसगुल्ले का सेवन करते हैं, अब दूसरे रसगुल्ले का, पहला रसगुल्ला सुबह खाए, दूसरा रसगुल्ला शाम को खाए, तो शाम को जो रसगुल्ला खाएंगे तो क्या उससे संतुष्टि कम मिलेगी? उतना ही मिलेगी। फिर बीच में क्या हो गया? गैप हो गया ना। जब गैप हो गया, आपका पेट खाली हो गया, आपको फिर से भूख लग गई। एक रसगुल्ला जो सुबह खाए, एक रसगुल्ला दोपहर खाए, रसगुल्ला शाम को खाए, फिर चौथा रसगुल्ला 4 दिन बाद खाए, तो संतुष्टि कम होगी? नहीं। यानी पहले से जितना आपको संतुष्टि मिल रही थी, हो सकता है दूसरे से और अधिक मिल जाए। हो सकता है शाम को आपको और भूख लगी, उस समय खाए तो और अच्छा लगा। तो वस्तुओं का उपभोग निरंतर होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। यानी एक वस्तु का उपभोग जब आपने किया तो उसी टाइम उसकी दूसरी का उपभोग होना चाहिए, उसी टाइम उसकी तीसरी का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है कि हम उसमें समय देते, गैप करते। गैप नहीं होना चाहिए, तभी यह नियम क्या होगा? सही होगा, अन्यथा यह नियम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए इसकी परिभाषा में लिखा है कि निरंतर उपभोग। ठीक है, तो ये इसकी पहली मान्यता होगी। दूसरी मान्यता क्या है? वस्तु की उपभोग इकाइयों का आकार पर्याप्त होना चाहिए। अब ये बताइए, पहला रसगुल्ला खाए जो गोली के बराबर हो, छोटा साइज का, फिर दूसरा रसगुल्ला खाएंगे तो क्या उससे सीमा तो कम हो जाएगी? भाई जब छोटा सा खाए तो सबको पता ही नहीं चला जो कि हमने खाया क्या है, थोड़ा सा स्वाद मिला जो है, तो फिर उसी साइज का छोटा सा और खाएंगे तो उससे मिलने वाली सीमा घटेगी? नहीं घटेगी। आपको लगेगा कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं जो है ना। जैसे होता है जब आपको बहुत भूख लगी रहती है तो पहली रोटी खाने के बाद जो है उतनी संतुष्टि मिलती है जब हम दूसरा रोटी खाते हैं। अगर आकार बहुत छोटा हो तो ऐसी स्थिति में जो सीमांत उपयोगिता है वो तुरंत घटती नहीं है। तब यहाँ पे नियम गलत हो जाएगा कि अगली इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता घट जाएगी। नियम गलत हो जाएगा ना। तो वस्तुओं का आकार छोटा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वस्तुओं का आकार छोटा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि आकार पर्याप्त होना चाहिए, जितना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटा सा जो है समोसा खिला दिए, एक चने के बराबर का समोसा खिला दिए, फिर दूसरा चने के बराबर खिला दिए, तीसरा चने के बराबर, तो सीमांत उपयोगिता घटेगी? नहीं घटेगी, है ना। वो जल्दी नहीं घटने वाली। आगे वस्तु की उपभोग इकाइयों का आकार एक समान होना चाहिए। यानी जो वस्तु का आकार तो पहले तो पर्याप्त होना चाहिए और सब समान होना भी चाहिए। ऐसा नहीं पहला रसगुल्ला बड़ा मिला तो दूसरा बहुत छोटा सा मिल गया। ठीक है, दूसरा भी उसी साइज का मिलना चाहिए। साइज थोड़ा ठीक ठाक होनी चाहिए और सबकी साइज एक समान होनी चाहिए, तभी ये नियम क्या होगा? सही होगा। अन्यथा ये नियम क्या होगा? गलत हो जाएगा। उपभोक्ता की आय एवं उपभोग प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए? स्थिर होनी। उपभोक्ता की जो है वो भी स्थिर होना चाहिए। अगर उसकी आय अचानक से बढ़ गई तो वो उपभोक्ता जो एक सामान्य लड्डू खाकर संतुष्टि को प्राप्त कर लेता था, अब वही उपभोक्ता जिसकी आय काफी बढ़ गई है, अब उस लड्डू से उसको संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। अब वो पेड़ा या कलाकंद या कुछ रसगुल्ला खाने के चक्कर में पड़ेगा। अब वही लड्डू उसको अब उतनी संतुष्टि नहीं देगा। जैसे लोगों की आय बढ़ती है तो लोगों की रुचियां, संतुष्टि सब बढ़ने लगता है ना। पहले जिस चीज को खाकर संतुष्टि को प्राप्त करते थे उनको अच्छी लगती थी, लेकिन अब उनकी आय काफी बढ़ गई। अब वही चीज उनको क्या लगने लगती है? बेकार लगने लगती है। अब उस समोसे से उनको मजा नहीं मिलेगा। कहेंगे कि यहाँ का समोसा अच्छा नहीं है, समोसा बाजार वाला सही जो 20 रुपए का बनाता है, अच्छी चटनी देता है। तो लोगों की जब आय बढ़ती है तो जो है लोगों की रुचियां, फैशन भी बदलने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए। ठीक है, उपभोग प्रवृत्ति मतलब वो जिस चीज का उपभोग कर रहा है उसी चीज का उपभोग करे, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दे कुछ दूसरा उपभोग करने लगे। उपभोक्ता के फैशन, रुचि एवं स्वभाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सुबह जो है रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला उसका फेवरेट था और दोपहर में आते तो रसगुल्ला उसका सबसे बेकार चीज हो गया। उसका स्वभाव, उसका स्वाद, उसका रुचि बदलनी नहीं चाहिए। कभी कभी लोगों की रुचियां बदल जाती है, जो चीज उनको अच्छी लगती है कुछ दिनों बाद वो चीज उनके लिए बहुत बेकार हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में जो है उससे मिलने वाली जो संतुष्टि उसका भी लेवल बदल जाएगा। तो ये कुछ मान्यताएं हैं। ठीक है, इन मान्यताओं को रहते हुए, इन मान्यताओं की स्थिर रहते हुए जो है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम सही साबित होता है। इनको जो है इतनी मान्यताएं ली गई है, तब ये नियम बनाया गया है कि किसी वस्तु की जो हम क्या करते हैं, अधिक से अधिक निरंतर इकाइयों का जब उपभोग करते जाते हैं तो उस वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है। इसी 1-2 लाइन के नियम को बनाने के लिए इनको 5 लाइन 6 लाइन की मान्यताएं लेनी पड़ रही है और इसी को समझाने के लिए हमें ग्राफ और सारणी का सहारा लेना पड़ रहा है। इस तरह जो है ये 5 या 6 नंबर पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। अभी कहाँ तक लिखा है? नियम की व्याख्या ये लिख लीजिए और मान्यताएं लिख लीजिए। ठीक है, कल हम कुछ दूसरा नया पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है।
चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए राष्ट्रीय आय को पढ़ने से पहले जो है इसमें कुछ शब्दावलियां हैं, कुछ अवधारणाएं हैं, उसको हम लोग समझते हैं पहले। कैसे कैसे इसमें शब्द आएंगे जो बार बार आएंगे, रिपीट करेंगे। जैसे वेस्टियर साहब पे आप लोगों ने देखा था कि औसत, सीमांत और कुल, ये बार बार आ रहे थे ना। पहले यूनिट में जो आ रहा था औसत उपयोगिता आ रही थी, सीमांत उपयोगिता आ रही थी, कुल उपयोगिता आ रही थी। अगले यूनिट में हम गए उत्पादन वाले चैप्टर में, तो औसत उत्पादन हुआ, कुल उत्पादन हुआ और सीमांत उत्पादन हुआ। जब हम लोग लागत में प्रवेश किए तो औसत लागत, सीमांत लागत, कुल लागत आ गई। बाजार में प्रवेश किए तो औसत आए, कुल आए, सीमांत आए। तो औसत, सीमांत और कुल ये शब्द बार बार आ रहे थे। तो यहाँ पर भी राष्ट्रीय आय में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो बार बार आएंगे। पहले हम उन शब्दों को समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं या कुछ ऐसे लेटर हैं जो बार बार आएंगे। एक जो लेटर आएगा यन आएगा। लेटर क्या आएगा? यन। राष्ट्रीय आय में जब यन आता है तो इसके दो अर्थ निकलते हैं। कितने अर्थ निकलेंगे? दो। एक जो यन आएगा इसको हम बोलेंगे नेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेट। नेट हम तब बोलेंगे जब ये शुरू में आए। जैसे इस तरह आ जाए NDP, है ना, NDE, NDI। अगर यन शुरू में आ रहा है इसका मतलब क्या होता है? नेट होता है। क्या होता है? नेट। नेट का हिंदी होगी सूत्र। याद रहेगा? लेकिन अगर यही यन जो है बीच में आ जाए, है ना, बीच में आ जाए, तब इसका मतलब क्या होगा? नेशनल होगा। नेशनल। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय। जैसे यहां देखो, यहां पर अगर हम डी हटा दें, डी क्या करें? हटा दें, इसकी जगह हम क्या लिखते हैं? यन लिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो सारे जो यन है इन सबका मतलब क्या होगा? नेशनल होगा। याद रहेगा? यानी यन अगर दो अक्षरों के बीच में आ रहा है, दो लेटर के बीच में आ रहा है तो वो नेशनल होगा। यदि शुरू में आ जाए, प्रारंभ में आ जाए तो क्या होगा? नेट होगा। आगे देखते हैं। सबसे पहले किसी वस्तु का उत्पादन होता है, सबसे पहले किसी वस्तु का क्या होता है? उत्पादन होता है। फिर जब उस उत्पादन को बेचा जाता है तो क्या मिलता है? आय की प्राप्ति होती है, यानी इनकम। फिर हम इनकम को क्या करते हैं? व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, यानी ई आएगा। क्या आएगा? ई आएगा। ये जो फी है यानी ये प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट, जिसको हम बोलेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। ये जो आय है ये इनकम है, जिसको हम क्या बोलेंगे? आय बोलेंगे। और ये क्या है? ये हमारा एक्सपेंडिचर, जिसको हम क्या बोलते हैं? व्यय बोलते हैं या खर्च बोलते हैं। याद रहेगा? ये दो बार आ सकता है, एक बार नेट होगा और एक बार नेशनल होगा। प्रारंभ में नेट होगा और बीच में नेशनल होगा। बाकी पी कहीं पर भी आएगा, हम इसको हमेशा क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। और आई आएगा तो इनकम बोलेंगे, ई आएगा तो एक्सपेंडिचर बोलेंगे। इसके अलावा एक आएगा जी आएगा, जी, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस, जिसकी हिंदी होती है सकल। और कुछ आ सकता है इसमें? हाँ, डी आएगा। एक शब्द आएगा डी आएगा। डी को हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक बोलेंगे। ठीक है, घरेलू। इसको क्या बोलते हैं? घरेलू। तो ये सब शब्द है, ये सब क्या है? शब्द है। बाकी ये सब क्या है? ये सब तो लेटर है ना। तो यहाँ पे लेटर या शब्द जो है, लेटर और शब्द जो बार बार आते रहेंगे। ठीक है, याद रहेगा सब? जी आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? ग्रॉस होगा। डी आएगा तो इसका क्या मतलब होगा? यन आएगा तो नेट और नेशनल दोनों हो सकता है। शुरू में नेट होगा, बीच में नेशनल होगा। पी आएगा प्रोडक्ट होगा, आई होगा तो इनकम, ई आएगा तो एक्सपेंडिचर होगा।
आप लोग अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी याद रखिएगा, ठीक है। ग्रास की हिंदी क्या होगी? सर्कल होगी। एक्सपेंडिचर की व्यय होगा। डोमेस्टिक की नेशनल का, नेट का शुद्ध। सब याद रहेगा। अब यही जो लेटर, यही जो शब्द है जो बार बार आएंगे, स्टार्ट करते हैं। पहले समझ के लिए हो सकता है जीडीपी है। क्या है? जीडीपी। यानी डी का मतलब क्या है? जब पी आया है, प्रोडक्ट आया है, तो प्रोडक्ट के बाद क्या आएगा? आय। उत्पादन को हम बेचेंगे तो हमें आय की प्राप्ति होगी। जब आय है तो आय क्या होगी? व्यय भी होगी। आय क्या होगी? व्यय भी होगी। ये 3 शब्द मिले। तीनों का फुल फॉर्म याद रहेगा। ये हो गया ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या है? ये क्या है? एक्सपेंडिचर। अब हिंदी में सकल घरेलू आय, सकल घरेलू व्यय, याद रहेगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? जी को जो है चेंज करते हैं। जी की जगह क्या करते हैं? एन कर देते हैं। यानी हो जाएगा एन डी आई और एन डी ई। अब यहाँ पे एन का मतलब क्या होगा? नेट हुआ। तो पढ़ो एनडीपी का पूरा नाम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका इनकम। हिंदी में देखोगे नेट का मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये जो 6 जो शब्द आपको आ रहे हैं, मिले हैं, इनको बोला जाता है राष्ट्रीय आय के ये घरेलू अवयव। क्या है? घरेलू अवयव। क्योंकि इसमें घरेलू डोमेस्टिक देखेंगे, डी हर जगह है। डी हर जगह है। अब डी की जगह हम लोग क्या कर देंगे? एन कर देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? वो राष्ट्रीय आय के राष्ट्रीय अवयव हो जाएंगे। राष्ट्रीय आय के राष्ट्रीय अवयव हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं? डी की जगह एन करते हैं, बाकी चीजें अपनी जगह सेम रहेंगे। हो जाएगा जी एन पी, जी एन आई, जी एन ई। हो गया। अब हम क्या करते हैं? जी को चेक करते हैं, यानी एन डी पी, एन एन आई और एन एन ई। ठीक है, पी है। इसको हम लोग बोलेंगे राष्ट्रीय आय के राष्ट्रीय अवयव। यानी कितने अवयव हो गए राष्ट्रीय के? 12 अवयव। राष्ट्रीय आय के 12 अवयव हो गए। 6 घरेलू अवयव और 6 राष्ट्रीय अवयव। ठीक है, तो हमें जो है इन्हीं 12 जो एलिमेंट है, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, हम लोग शुरुआत करेंगे जीडीपी की शुरुआत करेंगे, लेकिन जीडीपी के बारे में हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, हम लोग जी कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बेसिक जो टर्म है हम लोग उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये सब याद रहेंगे। एनडीपी जो है, एनडीपी राष्ट्रीय आय का घरेलू अवयव है या राष्ट्रीय आय का राष्ट्रीय अवयव है? जीडीपी समझ आ रहा ना? ये स्टार्ट। राष्ट्रीय नेशनल इनकम, मैंने यहाँ पे लिखा है सकल घरेलू क्या है सर? ठीक है, थोड़ा तेज पढ़िए। फिर शुद्ध घरेलू आय है, नेट डोमेस्टिक इनकम एनडीआई, शुद्ध घरेलू नेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर एनडीई। ये होगा राष्ट्रीय आय के घरेलू है। घरेलू अवयव में डी आएगा, डोमेस्टिक आएगा, और राष्ट्रीय अवयव में एन आएगा।
अब यहाँ से जो है राष्ट्रीय आ रहा है ना, ये सब क्या होगा, राष्ट्रीय में हो गया। इसके अलावा हम लोग समझेंगे अर्जित आय और गैर अर्जित आय, क्या इसे भी समझेंगे। निजी आय, व्यक्तिगत आय एवं व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, इसे भी समझेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम समझेंगे। और राष्ट्रीय प्रयोज्य आय क्या, इसे भी हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग समझेंगे अर्जित आय और गैर अर्जित आय। अर्जित आय और एक है गैर अर्जित आय। पहले समझते हैं अर्जित आय। अर्जित आय जो है ऐसी आय को कहा जाता है कि इस आय के बदले जो है कोई न कोई उत्पादन में जो है योगदान दिया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया में इसके बदले क्या दिया जाता है, योगदान दिया जाता है। ऐसी आय जिसके बदले में उत्पादन प्रक्रिया में क्या दिया जाए, योगदान दिया जाए। अब हम बात करते हैं उत्पादन के साधनों की बात करते हैं। उत्पादन की साधन कौन कौन से साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी और साधन। ये उत्पादन है कि साधन है। इन्हीं साधनों के बदले ही तो उत्पादन किया जाता है। यानी उत्पादन में जो है योगदान जो देते हैं वो यही साधन है। जब ये उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देते हैं तो उस योगदान के बदले इनको कुछ मिलना चाहिए। तो इनको जो मिलता है, जो जिस आय की जो प्राप्ति इनको होती है उसी को बोलते हैं अर्जित आय। क्योंकि ये उत्पादन प्रक्रिया में क्या देते हैं, अहम योगदान देते हैं। बिना इनके कोई भी उत्पादन संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भूमि को क्या मिलता है, लगान मिलता है। तो लगान हमारी क्या होगी, अर्जित आय होगी। क्या होगी, अर्जित। क्योंकि इस लगान के बदले जो है उत्पादन में योगदान दिया जाता है। श्रम को क्या मिलता है, मजदूरी मिलती है। पूंजी ब्याज मिलता है और साथी को लाभ मिलता है। तो ये जो लगान हुई, मजदूरी हुई, ब्याज हुआ, लाभ हुआ या हमारा वेतन, हम भी तो यहाँ पे योगदान दे रहे हैं उत्पादन प्रक्रिया में। सेवाओं को उत्पादन कर रहे हैं, साल भर से चिल्ला रहे हैं, 4 साल से चिल्ला रहे हैं, खड़े होकर जो है योगदान दे रहे हैं उत्पादन प्रक्रिया में। तो उत्पादन प्रक्रिया में जब हम योगदान देते हैं तो बदले में हमें कुछ मिलता है। हमें बदले में क्या मिलता है, वेतन मिलता है। मजदूरी भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, वेतन। हम एक कर्मचारी हैं। कर्मचारी क्या होते हैं, थोड़ा अस्थायी होते हैं। इनका वेतन अस्थायी होता है, तो इसलिए इनको जो है इनकी मजदूरी को वेतन कहा जाता है। जो मजदूर होते हैं थोड़ा वो अस्थायी होते हैं, उनकी मजदूरी फिक्स नहीं रहती है, कभी मिली कभी नहीं। तो उनका जो पारिश्रमिक है उसको हम लोग मजदूरी बोलते हैं। लेकिन मेरा जो पारिश्रमिक है हम इसको क्या बोलते हैं, वेतन बोलते हैं। तो सरकारी जो वेतन है ये भी क्या है, अर्जित आय है। यानी जिसको वेतन मिलेगा, जिसको लगान मिलेगा, जिसको मजदूरी मिलेगी, जिसको ब्याज मिलेगा, जिसको लाभ मिलेगा, ये सब क्या करेंगे, इसके बदले उत्पादन में क्या देते हैं, योगदान देते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी आलसी कर लीजिए, आलसी नहीं कहेंगे भाई, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको जो है मिलता तो है, आय की प्राप्ति होती है, लेकिन वो कोई भी काम नहीं करते। उत्पादन में उनका योगदान क्या होता है, शून्य होता है। उनको ऐसे ही बस मिलता रहता है। जैसे कल मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो फिर अब पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन बदले हमें क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। तो इस पेंशन के बदले मैं कोई काम करूंगा, कुछ पढ़ाऊंगा नहीं। मतलब पेंशन मिल रहा है, पैसा मिलेगा, लेकिन उसके बदले जो है मैं छात्रों को पढ़ाने वाला नहीं। मतलब पढ़ा दूंगा वो अलग बात है, वो सामाजिक कल्याण हो जाएगा। नहीं भी पढ़ाऊंगा तब भी पेंशन रुकने वाला नहीं है। तो पेंशन क्या हुआ, गैर अर्जित आय। इस आय के बदले जो है कोई उत्पादन कार्य नहीं किया जाता है, ये ऐसे मिल जाता है। छात्रवृत्ति, छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती है, उनके अकाउंट में जो छात्रवृत्ति जाती है, तो उस छात्रवृत्ति के बदले कोई उत्पादन कार्य करते हैं, नहीं करते। पैसा मिला अपना रख लिए, शॉपिंग कर लिए, उपभोग कर जाएंगे, उपभोग करेंगे, लेकिन उत्पादन नहीं करते हैं। वो उत्पादन करे चाहे न करें, उपभोग करे चाहे न करें, लेकिन छात्रवृत्ति अगर आती है तो उनको मिलती है। तो पेंशन हुआ, छात्रवृत्ति हुआ। एक है बेरोजगारी भत्ता, कुछ राज्यों में मिलता है। हमारे उत्तर प्रदेश में जो है 7-8 साल पहले मिलता था, बेरोजगारी भत्ता मिलता था, 2000 मिलता था। जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है,
लेकिन पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो सरकार उनको हर महीने 2000 भत्ता देती थी जीवन यापन के लिए। तो कुछ राज्य देती हैं बेरोजगारी भत्ता देती हैं, इसके बदले में वो कोई काम नहीं लेती हैं। तो बेरोजगारी भत्ता हुआ, पेंशन हुआ, छात्रवृत्ति हुआ, इसके अलावा कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाती है। कोरोना काल में बहुत घर बेघर हो गए, तो उनको जो है सरकार अपनी तरफ से कुछ मदद देती है, आर्थिक सहायता, या कोई दुर्घटना हो गई, कोई परिवार कोई व्यक्ति गुजर गया, तो सरकार अपनी तरफ से कुछ पैसा देती है, आर्थिक मदद करती है ना। तो जो आर्थिक मदद है, जो पेंशन है, जो छात्रवृत्ति या जो बेरोजगारी भत्ता है, ये क्या है? गैर अर्जित आय है। इनके बदले उत्पादन प्रक्रिया में जो है कोई योगदान नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इसी गैर अर्जित आय को हम बोलते हैं हस्तांतरण आय बोलते हैं, या अंतरण इनकम भी बोलते हैं, अंतरण आय भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए ब्याज कैसी आय है? अर्जित आय कि गैर अर्जित आय? अर्जित आय। वेतन अर्जित आय। छात्रवृत्ति, पेंशन, समझा गया? चलो, तो ये हुआ गैर अर्जित आय। क्या लिखा गया? ऐसी आय जिसके बदले किसी प्रकार की वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं किया जाता है, इसे गैर अर्जित आय कहते हैं। इसी जो गैर अर्जित आय, जो पेंशन है, बाद में बंद कर दिया गया था। ये लोग बैठे बैठे पेंशन पाते हैं, इसको केंद्र सरकार ने क्या कर दिया था? बंद कर दिया था, ओपीएस को बंद कर दिया था। लेकिन जो कर्मचारी जो है लगातार आंदोलन करते गए, वर्तमान समय में झारखंड में क्या हुआ? फिर से पुरानी पेंशन लागू हो गई। अब झारखंड के जो कर्मचारी जब रिटायर करेंगे तो उनको जो है घर बैठे बैठे पेंशन मिलेगा। बाकी दूसरे राज्यों के कर्मचारी भी लगे हुए हैं, आंदोलन लगातार कर रहे हैं कि हमें भी पेंशन चाहिए, क्योंकि यही बुढ़ापे का क्या है? सहारा है। बुढ़ापे में जो है बीवी छोड़ देगी, बच्चे छोड़ देंगे, बहू छोड़ देगी, लेकिन ये पेंशन है जो सबको बांध के रखेगा, है ना। बहुए हुए चाहे बेटे हैं, थोड़ी सी तबीयत खराब होगी उठा के लेके भागेंगे हॉस्पिटल। वो जान रहे हैं कि पापा की जो पेंशन आ रही है 1 लाख पेंशन आ रही है, अगर ये मर गए तो 1 लाख आना घर में बंद हो जाएगा। एटीएम तो हमारे पास है ना, और बैंक में ले जाएंगे, चेकबुक हम भी हमारे पास है, बस इनकी सिग्नेचर की जरूरत है। किसी तरह इनको बचा के रखो, है ना। तो लोग बचा के रखते हैं, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी। गर्मी के दिनों में उनको पंखा देंगे, कूलर देंगे, जाड़े के दिनों में उनको हीटर देंगे, स्वेटर पहना के रखेंगे। जो है तबीयत खराब होगी लेकर भागेंगे हॉस्पिटल। लेकिन जिनके पास पेंशन नहीं है, सोचो उनकी कैसी लाइफ होती है। उनको उठा के बरामदे में छोड़ देते हैं, या घर के बाहर एक झोपड़ी होती है उसमें छोड़ देते हैं कि रहिए उसी में। जाड़े के दिन में भाई वो उसी में जो है ठिठुरते रहते हैं, कांपते रहते हैं, उसी में आग जलाते रहते हैं। तबीयत खराब हो गई, जो बच्चे पूछने वाले नहीं है ना। हमने देखा जो शिक्षित वर्ग, जो पढ़े लिखे वर्ग है, उनकी यहाँ भी ऐसी हालत है कि बाप ने इतनी मेहनत से जो इतना बड़ा मकान बनाया, जब बूढ़ा हो गया तो बच्चे उनको बरामदे में छोड़ देते हैं, उनकी हालत पे जो है ना। तो लेकिन ये पेंशन एक ऐसी चीज है कि लालच जो है बच्चों को, परिवारों को थोड़ा बांध के रखती है ना। तो हम भी ये सोच रहे थे कि 4 साल हो गया, 4 साल में जो हमारे अकाउंट में 4000 भी नहीं रहा, जब रिटायर करेंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि हमारे अकाउंट में पैसे रहे। भैया आगे तो बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, शादियां करनी है, घर जमीन सब बनाना है, तो आगे भी बचने वाला नहीं है। तो बुढ़ापे के बारे में सोचते तो बड़ा चिंतित हो जाते थे। लेकिन अब जब से ओपीएस लागू हो गया है, बड़ी राहत है, अब कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो सब कुछ ले ले बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, हमारा पेंशन तो हमारे पास रहेगा ना, इसी के बदौलत अपना जो है बिताएंगे। तो पेंशन बहुत जरूरी है। ठीक है, छात्रवृत्ति उतनी जरूरी नहीं है। चलो, पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, एवं सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता, ये सब क्या है? गैर अर्जित आय। नोट देख लीजिए, राष्ट्रीय आय की गणना में अर्जित आय को शामिल किया जाता है, लेकिन गैर अर्जित आय को शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जो ट्रांसफर इनकम होती है, जो हस्तांतरण इनकम होती है, जो अंतरण इनकम होती है, या जो गैर अर्जित आय होती है, क्या इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है? नहीं। राष्ट्रीय आय में केवल हम अर्जित आय को शामिल करेंगे। गैर अर्जित आय या हस्तांतरण आय या अंतरण आय, इसे बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। ठीक है, सरकार क्या कर देती है? हमारे खाते में ट्रांसफर कर देती है बिना कुछ किए भी। थोड़ा सा देख लेते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में, कुछ और देख लेते हैं। कभी कभी 1-2 नंबर प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। राष्ट्रीय आय में एक दी हुई अवधि मतलब एक समयांतराल में, अब वो समयांतराल कितने महीने का होता है? 12 महीने का होता है, यानी 1 वर्ष का होता है।
उत्पादों एवं सेवाओं का आकलन किया जाता है। जब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय कितनी है, तो राष्ट्रीय आय मतलब ये देखा जाता है कि एक साल में जो है वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन कितना होगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की वास्तविक मूल्य का शामिल किया जाता है। हम बाद में चर्चा करेंगे वास्तविक मूल्य क्या होता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना जब की जाती है तो कब से लेकर कब तक की जाती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसमें क्या बोला जाता है? तो भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल। कब समाप्त होता है? 31 मार्च को। तो वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं होता है। 1 जनवरी से हमारा नया साल स्टार्ट होता है, नव वर्ष होता है ना। तो एक चीज विकल्प पूछता है, वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 जनवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 जुलाई। तो वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से। कब समाप्त होता है? 31 मार्च। तो 12 महीने हुआ ना। इसका आधार वर्ष कितना है? 2011 और 2012। आधार वर्ष का मतलब ये हुआ है कि अगर वर्तमान में सपोज करो कि 1 क्विंटल आलू हुआ है, 1 क्विंटल आलू हुआ, तो 1 किलो आलू का दाम कुछ होगा। तो 1 किलो आलू का दाम मान लीजिए वर्तमान में अगर 20 रुपया है, तो हम क्या करेंगे, 100 किलो आलू का जो है दाम जो है कितना होगा ये हम नहीं देखेंगे। हम ये देखेंगे कि वर्तमान में जो आलू का उत्पादन हुआ है 100 किलोग्राम, फिर इसमें जो प्राइस है, जो कीमत है, वो वर्तमान कीमत नहीं लेंगे, देखेंगे कि 2011-12 में आलू की कीमत कितनी थी। आलू कीमत कितनी थी? अगर आलू कीमत 2011-12 में 10 रुपए थी, तो 100 गुणे 10 कर देंगे, लगभग 1000 रुपये। तो वही 1000 रुपया जो है राष्ट्रीय आय में क्या होगा, जुड़ेगा। अगर 20 करते तो 2000 हो जाता। तो जैसे लग रहा है कि 2000 रुपये का उत्पादन हुआ है, लेकिन जो 2000 रुपये का उत्पादन हुआ हम इसे नहीं ऐड करेंगे। हम किसे ऐड करेंगे? 1000 रुपये। क्योंकि जो है वर्तमान में जितनी वस्तुओं का उत्पादन होगा उनकी जो वर्तमान कीमत है, हम उस कीमत को नहीं लेते हैं। हम कौन सी कीमत लेते हैं? जो 10-11 साल पुरानी कीमत है, 2011-12 में। उस टाइम देखेंगे कि उस वस्तु की कीमत कितनी थी, उसकी कीमत से और वर्तमान जो क्वांटिटी दोनों का गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा उसका वास्तविक मूल्य कितना है। इससे हम बाद में लोग समझेंगे। लेकिन ये पूछता है कि आधार वर्ष क्या चल रहा है। अभी आधार वर्ष बाद में बदल भी जाएगा, जैसे समय बीतेगा हो सकता है 2015-16 हो जाए। ठीक है, अभी फिलहाल राष्ट्रीय आय की गणना में जो आधार वर्ष लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है? 2011 में। पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय में आधार वर्ष लिया जाता है तो 2011 और 12 याद रहेगा। राष्ट्रीय आय नापने की 3 विधियां हैं, कौन कौन सी? उत्पादन, आय और व्यय विधि। ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की तीनों विधियों का उल्लेख कीजिए, या 2 विधियों का उल्लेख कीजिए, या किसी एक विधि का उल्लेख कीजिए। ये राष्ट्रीय आय से एक बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख करें। जो इसका मेन प्रश्न है, जो 5 या 6 नंबर का पूछेगा। बाकी पढ़ने के लिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की विधियां ही बार पूछता है। तो 3 विधियां याद रहेंगी। राष्ट्रीय आय का अनुमान। राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है भारत की कौन सी संस्था करती है? उस संस्था का क्या नाम है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको बोलते हैं हम CSO। CSO का पूरा नाम क्या है? हमें तुरंत कल बताइएगा तो। ठीक है, CSO का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो ये जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, इसी का काम होता है कि एक वित्तीय वर्ष में जो है राष्ट्रीय आय हमारी कितनी है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। CSO का मुख्यालय नई दिल्ली। स्थापना कब हुई थी? 1951 में। CSO का काम है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना। राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने 1868 में। इन्होंने पहला अनुमान लगाया था, लेकिन इसी प्रमाणिक अनुमान नहीं माना जाता है। इन्होंने जब अनुमान लगाया था तो बहुत सारे क्षेत्रों को इन्होंने छोड़ दिया था। इसका जो है राष्ट्रीय आय का प्रमाणिक अनुमान, जिसको प्रमाणित किया गया, वो कौन थे? राव थे, जिनका नाम है विजयेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव। तो ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय का प्रमाणिक अनुमान किसने लगाया? राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया? याद रहेगा। घरेलू वस्तुओं पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय व्यय में शामिल किया जाता है। अगर हम लोग जो क्या कर रहे हैं, घरेलू वस्तुओं पर व्यय कर रहे हैं, तो उसे हम क्या करेंगे? राष्ट्रीय व्यय में शामिल करेंगे। यानी अगर वस्तुओं का उत्पादन जो है घरेलू सीमा के अंदर हुआ है, जो हमारे देश के अंदर बनी है, तो उसे हम राष्ट्रीय व्यय में शामिल करेंगे। लेकिन जब हम बाहर से मंगाते हैं, आयात करते हैं, तो
तो क्या वो घरेलू सीमा के अंदर वो बनी चीज बनी है? नहीं बनी है ना, वो तो बाहर के सामान है ना। तो बाहर के सामान जब हम आयात करके अपने यहाँ मंगाते हैं तो उसे हम घरेलू व्यय में शामिल नहीं करते हैं। तो उसे भी देख लेते हैं, आयातित वस्तुओं पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय व्यय में शामिल नहीं किया जाता है। समझ में आया? घरेलू सीमा के बाहर सामान्य निवासियों द्वारा किया गया व्यय राष्ट्रीय व्यय में शामिल नहीं किया जाता है। जो भारत के निवासी हैं, जो घरेलू सीमा के क्या है, बाहर है, कोई दुबई है, कोई कुवैत है ना, कोई जापान, कोई अमेरिका, लेकिन है तो भारतीय, जो बाहर है वो भी तो खर्चा कर रहे हैं। लेकिन जब वो खर्चा कर रहे हैं तो वहां के सामानों पर खर्चा कर रहे हैं ना। जो दुबई में है तो दुबई का सामान खरीद के खर्चा कर रहा है ना, तो उसके व्यय को हम राष्ट्रीय व्यय में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वो उसके सामानों को व्यय कर रहा है। गैर निवासियों द्वारा, गैर निवासी जो भारतीय निवासी नहीं है लेकिन भारत में मौजूद है, जब भारत में आए, भले भारत के निवासी नहीं है लेकिन यहाँ के सामान को क्या कर रहे हैं, वो खरीद रहे हैं और व्यय कर रहे हैं, तो उनको राष्ट्रीय व्यय में शामिल किया जाएगा, किया जाएगा क्योंकि वो भारतीय सामानों पर खर्च कर रहे हैं। गैर निवासियों द्वारा घरेलू सीमा के अंदर किया गया व्यय राष्ट्रीय व्यय में शामिल किया जाता है। ठीक है, इन सब चीजों को एक बार हम फिर देखेंगे, आगे सब मिलेंगे। ठीक है, और कुछ है? अब नहीं, तो हम लोग जीडीपी को, सकल घरेलू उत्पाद को कल देखेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ठीक है, चलिए। एक आदिवासी समुदाय था, आदिवासी परिवार था जो जंगल में रहता था। उसने कभी शीशा नहीं देखा था, मिरर जो दर्पण उसने कभी नहीं देखा था। जब उसने नहीं देखा था तो कभी वो लोग अपने चेहरे को देखे होंगे? नहीं देखे होंगे। तो किसी दिन क्या हुआ कि आदिवासी परिवार में जो लड़का था उसे कहीं से शीशा मिल जाता है। वो जब शीशे में खुद की शक्ल को देखता है तो उसे लगता है कि कहीं ये हमारे पूजनीय पिताजी तो नहीं है जो गुजर गए हैं। बड़ा खुश होता है, तो शीशे को लाकर घर में कहीं छुपा के रखता है और उसी में जो है डेली जो अपने पिताजी से बात करता है, अपनी बातें उनको बताता है। जो उसकी बीवी थी वो कई दिनों से ध्यान दे रही थी कि ये चुपके चुपके करते क्या है। तो एक दिन मौका पाकर वो गई वहां पे, उसने झोले से में से निकाला, देखा उसमें शीशा था। तो शीशे में कौन दिखेगा? शीशे में तो जो बीवी थी उसी का चेहरा दिखेगा ना। जब वो देखती तो कहती है अच्छा अच्छा यही कलम ही है, यही लोमड़ी है, इसी से डेली आकर बात करते हैं। बेचारी दुखी हो जाती है, रोने लगती है कि इनका कैसे अफेयर चल रहा है, इसी से जो है ले जाती है अपने सासू माँ को दिखाती है। सासू माँ भी शीशे को देखती है, कहती है चिंता मत कर बेटी, ये तो बूढ़ी हो गई है, जल्दी मर जाएगी। ठीक है, चलिए अर्जित आय, अर्न इनकम जिसको बोलते हैं। हमने बताया था कि एक होती है गैर अर्जित आय होती है और एक होती है अर्जित आय। क्या है? अच्छा ठीक है, हमारा 5 मिनट बाद। ठीक है, 5 मिनट लगेगा। अर्जित आय मैंने बताया था एक ऐसी आय जिसके बदले किसी न किसी प्रकार की किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अर्जित आय। अर्जित आय अगर किसी को मिलती है तो वो उसके बदले किसी सेवा या वस्तु का क्या करता है? उत्पादन करता है। मुझे कैसी आय मिलती है? अर्जित आय मिलती है। जब ये आय मिलती है तो मैं सेवा का क्या करता हूँ? उत्पादन करता हूँ, है ना। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसके बदले किसी न किसी प्रकार की वस्तु का क्या किया जाता है? उत्पादन। जब हम किसी के बदले जो किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं और जो हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अर्जित आय। या इसको आप ऐसे समझिए जो साधन है, उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन क्या करते हैं? अपना योगदान देते हैं। तो उत्पादन के साधन जो अपना योगदान देते हैं और बदले में जो उनको रकम प्राप्त होती है उसी रकम को क्या बोलते हैं? अर्जित आय। भाई मैं भी तो एक साधन हूँ ना भाई, एक मजदूर हूँ, उत्पादन के एक साधन है जो सेवा का क्या कर रहा हूँ। तो जो मैं यहाँ पे अपना योगदान दे रहा हूँ तो उस योगदान के बदले मुझे वेतन मिल रहा है ना। तो ये जो वेतन है, ये जो आय, ये हमारी क्या है? अर्जित है।
ठीक समझ में है? एक ऐसी है जिसके बदले किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाए। जो सीएसओ है, सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये भारत का अपना एक संगठन है जिसको बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सीएसओ, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। सीएसओ जब राष्ट्रीय आय की गणना करता है तो उसने क्या किया है, जो अर्जित आय है इसको 3 भागों में बांटा है। रंजन, अभी तुम्हें को खड़ा करके पूछेंगे हम, ठीक है? अर्जित आय को 3 श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, दूसरा है परिचालन अधिशेष, तीसरा क्या है, स्वनियोजितों की मिश्रित आय। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, वेजेज ऑफ एम्प्लॉय, जितने कर्मचारी हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, जो भी क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहे हैं। कर्मचारी मतलब कोई जीवित प्राणी है ना भाई, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कर्मचारी, चाहे अधिकारी, चाहे ऑफिसर हो, जो भी हो, जो किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहा है, तो बदले में उसे कुछ चाहिए ना। तो बदले में जो उससे वेतन या जो मजदूरी मिल रही है उसी को बोलते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक। हमारे साधन अगर देखा जाए, साधन कौन से हैं? श्रम, पहले हम क्या करते हैं कि इस चीज को पहले लिखते हैं। पहले हम श्रमिक को पहले लिखते हैं, ठीक है? श्रमिक, भूमि, पूंजी और साधन। तो जो श्रमिक है, अब श्रमिक का मतलब केवल मजदूर ही नहीं, ठीक है? इसमें कर्मचारी भी आएंगे, अधिकारी, सब लोग आएंगे। तो कर्मचारियों को, श्रमिकों को, मजदूरों को जो दिया जाता है उनके काम के बदले, उसी को बोलते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ठीक है? तो बचा क्या? भूमि बचा, पूंजी बचा और साधन। तो उत्पादन के जो शेष 3 साधन है, अगर किसी व्यक्ति को केवल लगान मिल रहा है, क्या मिल रहा है? केवल लगान, लगान के अलावा कुछ नहीं, तो इसी को हम बोलेंगे परिचालन अधिशेष बोलेंगे। या किसी व्यक्ति को पूंजी के बदले जो है उसे केवल ब्याज मिल रहा है, क्या मिल रहा है? ब्याज, तो इसे हम बोलेंगे परिचालन अधिशेष बोलेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस बोलेंगे। या जो साहसी है, जो उद्यमी है, अगर इसको केवल क्या मिल रहा है? केवल लाभ मिल रहा है, तो इसी को बोलेंगे परिचालन अधिशेष। कहने का मतलब है कि अगर जो है हम श्रमिक को छोड़ दें, श्रमिक को छोड़ दें, तो उत्पादन के जो शेष 3 साधन है, 3 साधन, तो इन 3 साधनों में से अगर किसी एक साधन को किसी प्रकार की अगर आय की प्राप्ति हो रही है तो उसी को बोलेंगे परिचालन अधिशेष बोलेंगे, ठीक है? आप इसमें देखिए स्वनियोजितों की मिश्रित है, इसमें क्या है? मिक्स आ गया है। आप देखिएगा उत्पादन में कितने हैं साधन? 4 साधन। अगर किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक साधनों से, 2 या 2 से अधिक साधनों से अगर आय की प्राप्ति हो रही है तो इसी को बोला जाता है स्वनियोजितों की मिश्रित आय। जैसे मैं एक श्रमिक हूं, मुझे पारिश्रमिक मिल रहा है, इसके अलावा जो है मेरी जो है एक जमीन है जिसे मैंने किसी को दिया है और वो मुझे क्या दे रहा है? लगान दे रहा है, तो वो भी तो एक आय मिल रहा है ना। फिर मैंने बैंक में जो अच्छा खासा एफडी जमा किया हुआ है, कुछ पैसा जमा किया हुआ है जिसका मंथली ब्याज आ रहा है, तो वो भी मुझे मिल रहा है। तो मुझे जो कई स्रोतों से आय मिल रही है ना, तो एक तो हमारा खुद का अपना पारिश्रमिक जो वेतन के रूप में मिल रहा है, दूसरा जो है लगान भी मिल रहा है, ब्याज भी मिल रहा है ना? और इसके अलावा जो शाम को टाइम मिलता है तो मैं जाकर जो ट्यूशन भी पढ़ा देता हूँ, उसका भी कुछ पैसा मिल जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति को जो है कई तरीके से आय मिल रही है, 2 या 2 से अधिक, यदि किसी, यहाँ पे देखा जाए, अगर किसी व्यक्ति को जो है 2 या 2 से अधिक तरीकों से उसे आय की प्राप्ति हो रही है, तो उसी को बोला जाता है स्वनियोजितों की मिश्रित आय। समझ में आ गया? परिचालन अधिशेष में केवल एक साधन होगा और एक प्रकार की आय होगी, लेकिन वो साधन कौन होगा? भूमि, पूंजी और साहस, ये 3 साधन। श्रमिक नहीं रहेगा, है ना? यानी श्रमिक जो श्रम एक साधन उसको छोड़ दिया जाए, बाकी बचा भूमि, पूंजी और साहस। इन 3 में से जो है अगर किसी एक तरीके से
किसी साधन को अगर आय की प्राप्ति हो रही है तो वही हम होगा परिचालन अधिशेष होगा। बाकी इसमें जो उत्पादन के 4 साधन है, 4 साधनों में से यदि 2 या 2 से अधिक साधनों से आय की प्राप्ति हो रही है तो वो होगी स्वनिहितों की मिश्रित आय। ठीक है, बस इतना हिस्सा ही हमने यहाँ पे आप लोग लिख रहे थे, जो पिछले 15-20 मिनट से लिख रहे थे, यही सब था ना, उसे एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, है ना। देखने से लग रहा है काफी कठिन कुछ नहीं। देखिए अर्जित आय की श्रेणियां हैं। अर्जित आय क्या लिखा है, किसी भी साधन को उत्पादन में दिए गए योगदान के बदले जो आय प्राप्ति है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अर्जित आय। कोई भी साधन है, जो 4 साधन है जो अपना योगदान देते हैं, उनको जो आय की प्राप्ति होती है वो हमारी क्या है, अर्जित आय। या वह आय जिसके बदले किसी न किसी प्रकार की वस्तु या सेवा का उत्पादन होता है, अर्जित आय कहलाती है। अभी जो अर्जित आय ये 3 प्रकार की है, जिसे सीएसओ ने क्या किया है, 3 श्रेणियों में बांटा है। पहला है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, दूसरा प्रचालन अधिशेष या परिचालन अधिशेष, तीसरा है स्वनिहितों की मिश्रित आय। कर्मचारियों का पारिश्रमिक विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में कार्यरत, उत्पादक क्षेत्र भाई विद्यालय भी एक उत्पादक क्षेत्र है, कार्यरत श्रमिकों, कर्मचारियों, अधिकारियों को मिलने वाली मजदूरी या वेतन को क्या बोलते हैं, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। विभिन्न क्षेत्रों में जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, बदले में जो उनको मजदूरी या वेतन मिल रहा है वही क्या है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक है। परिचालन अधिशेष संपत्ति या उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय को, देखिए भूमि एक प्रकार की संपत्ति है, पूंजी भी क्या है, एक प्रकार की संपत्ति है, और किसी का जो साहस है, किसी का जो अनुभव, किसी का जो ज्ञान है, वो भी एक प्रकार की मानव पूंजी है। सब एक प्रकार की क्या है, पूंजी संपत्ति है। संपत्ति या उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय को प्रचालन अधिशेष कहते हैं। भूमि से प्राप्त होने वाली लगान, पूंजी से प्राप्त होने वाली ब्याज एवं साहसी को प्राप्त होने वाला लाभ को प्रचालन अधिशेष में शामिल किया जाता है। फिर आगे इसको स्पष्ट किया गया है, अर्जित आय की इस श्रेणी में किसी साधन विशेष को तीनों आयों में से सिर्फ एक, 3 आय कौन सी है, लगान, ब्याज और लाभ, ये 3 प्रकार की है। तीनों में से अगर किसी भी एक प्रकार की आय प्राप्त हो रही है, तीनों में से सिर्फ एक प्रकार की आय प्राप्त होती है तो उसकी आय को प्रचालन अधिशेष माना जाता है। यानी जो है प्रचालन अधिशेष में जो है केवल एक साधन होगा और उसकी आय होगी, और वो साधन श्रमिक नहीं होगा। यानी कहा जाए भूमि, पूंजी और साहस में से अगर किसी एक साधन को किसी प्रकार की आय की प्राप्ति हो रही है तो ये हमारा क्या है, प्रचालन अधिशेष है। ठीक है। स्वनिहितों की मिश्रित आय, चारों प्रकार की साधनों, चारों प्रकार की साधन आयों, अब इसमें सब शामिल हो जाएगा, जैसे मजदूरी हो, चाहे लगान हो, चाहे ब्याज हो, चाहे लाभ में से यदि किसी साधन विशेष को 2 या 2 से अधिक प्रकार की आय प्राप्ति हो रही है तो उसकी आय को स्वनिहितों की मिश्रित आय कहते हैं, शामिल किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। कल हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की विधियां पढ़ेंगे। ठीक है, इस तीनों विधियों का समापन कल हो जाएगा, इसके बाद राष्ट्रीय आय समाप्त हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम हम लोग जो नया चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। केंद्र सरकार ने क्या कर दिया था, वेतन अर्जित आय, छात्रवृत्ति, पेंशन, समझा गए। चलो, तो ये हुआ गैर अर्जित आय। क्या लिखा गया, ऐसी आय जिसके बदले किसी प्रकार की वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं किया जाता है, इसे गैर अर्जित आय कहते हैं। इसी जो गैर अर्जित आय जो पेंशन है बाद में बंद कर दिया गया था, ये लोग बैठे बैठे पेंशन पाते हैं, इसको केंद्र सरकार ने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, ओपीएस को बंद कर दिया था। लेकिन जो कर्मचारी जो है लगातार आंदोलन करते गए, वर्तमान समय में झारखंड में क्या हुआ, फिर से पुरानी पेंशन लागू हो गई। अब झारखंड के जो कर्मचारी जब रिटायर करेंगे तो उनको जो है
घर बैठे बैठे पेंशन मिलेगा। बाकी दूसरे राज्यों के कर्मचारी भी लगे हुए हैं, आंदोलन लगातार कर रहे हैं कि हमें भी पेंशन चाहिए, क्योंकि यही बुढ़ापे का क्या है, सहारा है। बुढ़ापे में जो है बीवी छोड़ देगी, बच्चे छोड़ देंगे, बहू छोड़ देगी, लेकिन ये पेंशन है जो सबको बांध के रखेगा, है ना। बहू हुए चाहे बेटे हैं, थोड़ी सी तबीयत खराब होगी उठा के लेके भागेंगे हॉस्पिटल। वो जाता है कि पापा की जो पेंशन आ रही है 1 लाख पेंशन आ रही है, अगर ये मर गए तो 1 लाख आना घर में बंद हो जाएगा। एटीएम तो हमारे पास है ना, और बैंक में ले जाएंगे, चेकबुक भी हमारे पास है, बस इनकी सिग्नेचर की जरूरत है। किसी तरह इनको बचा के रखो, है ना। तो लोग बचा के रखते हैं, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी। गर्मी के दिनों में उनको पंखा देंगे, कूलर देंगे, जाड़े के दिनों में उनको हीटर देंगे, स्वेटर पहना के रखेंगे। जो है तबीयत खराब होगी लेकर भागेंगे हॉस्पिटल। लेकिन जिनके पास पेंशन नहीं है, सोचो उनकी कैसी लाइफ होती है। उनको उठा के बरामदे में छोड़ देते या घर के बाहर एक झोपड़ी होती है उसमें छोड़ देते हैं, फिर रहिए उसी में। जाड़े के दिन में भाई वो उसी में जो ठिठुरते रहते हैं, कांपते रहते हैं, उसी में आग जलाते रहते हैं। तबीयत खराब हो गई, जो बच्चे पूछने वाले नहीं है ना। हमने देखा है जो शिक्षित वर्ग है, जो पढ़े लिखे वर्ग है, उनकी यहाँ भी ऐसी हालत है कि बाप ने इतनी मेहनत से जो इतना बड़ा मकान बनाया, जब बूढ़ा हो गया तो बच्चे उनको बरामदे में छोड़ देते हैं उनकी हालत पे जो है ना। तो लेकिन ये पेंशन एक ऐसी चीज है कि लालच जो है बच्चों को, परिवारों को थोड़ा बांध के रखती है ना। तो हम भी ये सोच रहे थे कि 4 साल हो गया, 4 साल में जो हमारे अकाउंट में 4000 भी नहीं रहा, जब रिटायर करेंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि हमारे अकाउंट में पैसे रहे। भैया आगे तो बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, शादियां करनी, घर जमीन सब बनाना है, तो आगे भी बचने वाला नहीं है। तो बुढ़ापे के बारे में सोचते तो बड़ा चिंतित हो जाते थे, लेकिन अब जब से ऑफिस लागू हो गया है, बड़ी राहत है, अब कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो सब कुछ ले ले बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, हमारा पेंशन तो हमारे पास रहेगा ना, इसी की बदौलत अपना जो है बिताएंगे। तो पेंशन बहुत जरूरी है, ठीक है, छात्रवृत्ति उतनी जरूरी नहीं है। चलो, पेंशन, छात्रवृत्ति, भत्ता एवं सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता, ये सब क्या है, गैर अर्जित आय। नोट देख लीजिए, राष्ट्रीय आय की गणना में अर्जित आय को शामिल किया जाता है, लेकिन गैर अर्जित आय को शामिल नहीं किया जाता। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जो ट्रांसफर इनकम होती है, जो हस्तांतरण इनकम होती है, जो अंतरण इनकम होती है, या जो गैर अर्जित आय होती है, क्या इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है? नहीं। राष्ट्रीय आय में केवल हम अर्जित आय को शामिल करेंगे।